तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भाषा। आज हम बताएंगे भाषा और व्याकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी। भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है, सबसे पहले किसका उत्पत्ति हुआ, भाषा का या व्याकरण का, इन सब का जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं भाषा की ओर कि भाषा कहते किसे हैं। पहले उसके बारे में जान लिया जाए कि उसे कहते किसे हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, तो यहाँ बता रहा है कि जिस माध्यम द्वारा व्यक्ति अपने भाव, विचार एवं भावनाओं को लिख कर या बोलकर दूसरों के समक्ष प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी जिस माध्यम द्वारा व्यक्ति अपने भाव, विचार एवं भावनाओं को लिख कर या बोलकर दूसरों के समक्ष प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति जो होता है वह अपने भाव या विचार को जब प्रकट कर दूसरों के सामने प्रकट करता है, जब मनुष्य अपने विचार को दूसरों के सामने किसी भी माध्यम द्वारा, माध्यम का अर्थ हुआ यहाँ पर लिखकर या बोलकर, किसी भी माध्यम द्वारा अगर प्रकट करता है तो हम कहेंगे कि यह भाषा है। ओके, इसलिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा। तो जिस माध्यम द्वारा व्यक्ति अपने भाव, विचार एवं भावनाओं को लिख कर या बोलकर दूसरों के समक्ष प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। आगे है कि जो भाषा शब्द है, ये भाषा शब्द की रचना संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। जो ये भाष धातु है ना, इसका ही अर्थ होता है बोलना। तो भाषा शब्द की रचना संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। आगे है हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये हम जानते भी हैं कि हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे चीन का चीनी, रूस का रूसी होता है ना, हमारे देश का है हिंदी, संस्कृत। हमारे देश में तो सभी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन कुछ ऐसे देश होते हैं जैसे कि हमारा देश भारत है, तो यहाँ कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ अनगिनत भाषाएं हैं। तो हम किसको राष्ट्रीय भाषा माने? यहाँ पर 40% जो होता है लोग केवल हिंदी बोलते हैं, और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित तो किया गया था पहले। इसका राष्ट्रीय भाषा बनाया जाता था और बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन जो दक्षिणी भारत के हैं वे सोच रहे हैं कि हम पर ज़बरदस्ती हिंदी को थोपा जा रहा है, वो इसके विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाया। और ये अभी कोशिश चल रहा है, ये जारी है कोशिश कि हमारा जो राष्ट्रीय भाषा है वह हिंदी बन जाए। लेकिन हिंदी राजकीय भाषा कह सकते हैं, राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है, लेकिन इसे हम राजकीय भाषा हिंदी को कह सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर बता रहा है कि हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, चीनी, रूसी, अरबी, फारसी आदि संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। ये सब जितने भी हैं ना, ये सब प्रमुख भाषा है। और भी हैं जो प्रमुख भाषाएं हैं, और वे 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। विश्व की भाषाओं में जनसंख्या के आधार पर, यहाँ पर गलत है, आगे नहीं होगा, आधार होगा, ठीक ना। तो विश्व की भाषाओं में जनसंख्या के आधार पर चीनी प्रथम, अंग्रेजी द्वितीय, हिंदी तृतीय स्थान पर है। यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि चीनी जो है वह प्रथम है, क्योंकि ऐसे भी हम जान सकते हैं कि चीनी प्रथम कैसे है। तो पहले हम ये जानेंगे
कि हमारे देश में सबसे यानी हमारे जो विश्व है, इस विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है। वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है ना विश्व में, और वहाँ सबसे अधिक लोग हैं, और वहाँ की भाषा है चीनी। वहाँ की भाषा क्या है? चीनी। तो वहाँ जनसंख्या अधिक है, और वहाँ सभी जनसंख्या चीनी शब्द का यानी जो चीनी भाषा है ये बोलते हैं। तो ये तो ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि चीनी प्रथम होगा। अब बात करते हैं अमेरिका। तो अमेरिका और भी ऐसे बहुत से देश हैं, हमारे भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं भाषा का। तो अंग्रेजी द्वितीय हुआ। और हम तो जानते हैं कि भारत में ही 40% यानी 40% लोग जो होते हैं हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा को बोलते हैं और इसको समझते हैं। 40%। इसलिए तृतीय स्थान पर आता है हमारा हिंदी। विश्व में तृतीय स्थान पर हिंदी का स्थान है। ठीक। अब आगे बात करते हैं भाषा का महत्व। आखिर भाषा का क्या महत्व है, ये तो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाषा का क्या महत्व है। अगर भाषा ना होता तो क्या होता, और भाषा है तो क्या होता, इसके बारे में देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि भाषा मनुष्य का अनिवार्य साधन है। कैसे भाई? देखिए, अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते? नहीं कर सकते। हम अपनी समस्या को दूसरों के सामने बता सकते? नहीं बता सकते। अगर भाषा न होती तो, भाषा है तभी तो हम अपनी समस्या को लिखकर या बोलकर प्रकट कर देते हैं क्या? तो इसलिए भाषा का हमारे मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। इसलिए बता रहा है कि भाषा मनुष्य का अनिवार्य साधन है। इसके बिना बोलना लिखना असंभव है। अगर भाषा नहीं रहेगा तो हम क्या बोलेंगे और क्या लिखेंगे? कुछ नहीं। इसके अभाव में संपूर्ण जगत का सभी कार्य ठप ही ठप, व्यापार ही ठप पड़ जाएगा। कह रहा है कि अगर भाषा का अभाव हो जाए, अगर भाषा न रहे तो संपूर्ण जगत का सभी कार्य व्यापार ही ठप पड़ जाएगा। विचारों को प्रकट करने एवं प्रकट किए गए विचारों को समझने, जो हम विचार को प्रकट करते हैं और इस प्रकट किए गए विचार को समझने और ग्रहण करने के लिए भाषा अनिवार्य माध्यम है। भाषा के कारण ही हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, उस प्रकट किए गए विचार को समझ सकते हैं और हम ग्रहण कर सकते हैं भाषा के कारण। इसलिए भाषा मनुष्य का एक अनिवार्य साधन है। अतः भाषा मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है और अति आवश्यक है। इसलिए मानव जीवन में भाषा का बहुत ही महत्व है। तो इतना आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखते हैं। अब बता रहा है कि भाषा के मूलतः दो रूप हैं। कौन कौन भाई? तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा, यही दो मूलतः हैं। ऐसे तो सांकेतिक भी था, जैसे कि अगर रेलगाड़ी चल रही है तो हम हरी झंडा दिखाकर उसे आगे के लिए संकेत देते हैं कि चलो, रेड दिखाकर हम उसे रोकने का संकेत देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे संकेत हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इस सांकेतिक भाषा को ही सीधा हटा दिया गया। पहले तो 3 थे ही, लेकिन अब 2 ही हैं, और वह मूलतः हैं। अगर मूल रूप से पूछा जाए तो 2 ही होंगे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब बात करते हैं कि लिखित भाषा है क्या। तो जिस माध्यम द्वारा लेखक क्यों यहाँ पर हुआ? क्योंकि लिखने का कार्य कौन करता है? लेखक करता है। जिसको लिखने नहीं आएगा वो लिखित भाषा कैसे प्रयोग करेगा? जो लिखता है उसी को तो हम लेखक कहते हैं। अगर हमें लिखना आता है तो हम एक प्रकार के लेखक हैं। अगर हमें बोलना आता है केवल, तो हम एक प्रकार के वक्ता हैं।
तो यहाँ लिखित भाषा का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि जिस माध्यम द्वारा लेखक अपने भाव, विचार एवं भावनाओं को लिखकर पाठकों के समक्ष प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहती है। हाँ, तो लेखक जो होगा अपने विचार को कहाँ प्रकट करेगा? पाठकों के समक्ष। लेखक जो होता है पाठकों के समक्ष अपना विचार को प्रकट करेगा। तो जब वह पाठकों के समक्ष प्रकट करता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ आ गया समझ में। अब आगे है मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा भाई किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम द्वारा वक्ता यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि बोलने का कार्य कौन कर रहा है भाई? वक्ता ही नो। बोलता कौन है? बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। अब हमें लिखना नहीं आता है, हमें बोलना आता है, तो हम एक प्रकार के वक्ता हैं। इसलिए कह रहा है कि जिस माध्यम द्वारा वक्ता अपने भाव, विचार एवं भावनाओं को बोलकर श्रोताओं के समक्ष प्रकट करता है उसी मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ पर श्रोता क्यों हुआ? क्योंकि वक्ता जो होगा बोलेगा तो जो सुनेगा उसी के तो सामने प्रकट करेगा। वक्ता जो सुनेगा उसी के सामने ये बताएगा, तो सुनने वाले को हम श्रोता कहते हैं और बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। तो यहाँ इसलिए बताया गया है कि जिस माध्यम द्वारा वक्ता अपने भाव, विचार एवं भावनाओं को बोलकर श्रोताओं के समक्ष, यानी जो सुनता है सुनने वाले के समक्ष प्रकट करता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आया है। क्या है? यहाँ पर बता रहा है कि आदिम अवस्था में मानव केवल बोलकर ही काम चलाता था, लिखता नहीं था, बोलकर ही काम चला देता था अपना। अतः उसके पास उच्चरित भाषा थी, इसलिए भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है। अगर कोई पूछे कि भाषा का मूल रूप क्या है, तो सीधा बताना है कि भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है, लिखित भाषा नहीं है। अगर हम अभी भी देखें तो अधिक लोग क्या करते हैं? बोल कर ही अपना काम चलाते हैं ना। अगर हमें एक पेन मानना है तो हम लिख कर थोड़े ही देंगे, हम केवल बोल सकते हैं कि हाँ भाई साहब एक पेन दीजिए, हाँ भाई साहब एक किताब दीजिए, बोल कर ही। तो इसलिए अगर अभी से भी देखा जाए तो सबसे मूल रूप मौखिक भाषा का है। लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा आदि इसके गौण रूप हैं। ठीक ना? इसके क्या हैं? गौण रूप हैं। अब बात करते हैं कि लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा आदि इसके क्या हैं? गौण रूप है। अब आगे क्या है? आगे बता रहा है कि भारत में अनगिनत भाषाएं बोली जाती है। भारत में अनगिनत भाषाएं बोली जाती है, लेकिन ऐसी 121 भाषाएं हैं जिन्हें बोला तथा समझा जाता है। हाँ, भारत में तो अनगिनत भाषाएं हैं, भारत में अनगिनत भाषाएं हैं, लेकिन उन सभी भाषाओं में से 121 ऐसी मूल भाषा हैं जिन्हें हम बोलते भी हैं और उसे समझते भी हैं। दोनों होता है, बोलते भी हैं और उसे हम समझ भी सकते हैं। वो ऐसे 121 भाषाएं हैं। हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और सभी देश के राष्ट्रीय भाषा हैं। चीन के चीनी, रूस के रूसी आदि बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी अपनी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हमारा ही देश ऐसा है जहां कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक। हालांकि भारत में लगभग 40% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया भी गया था, लेकिन जो दक्षिण भारत के लोग हैं ना, उनको तो हिंदी आती नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हम पर जबरदस्ती ये भाषा थोपा जा रहा है, इसलिए इसका वे लोग विरोध करते थे। अभी भी इसका कोशिश किया जा रहा है कि हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी रहे। तो देखिए क्या होता है
हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी होता है या नहीं होता है। लेकिन इतना तो सत्य है कि भारत में 40% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, और यह भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। हमने बताया था कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है कि आखिर भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। तो देखते हैं कि भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। तो भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है, देखिए, जो भाषा है ना, वो नदी के धारा की तरह इधर उधर बहते हुए चली जाती, इसे रुकने वाला कोई नहीं था, लेकिन व्याकरण ही था जो उसे रोककर उसका शुद्धिकरण किया। तो पहले भाषा का निर्माण हुआ, उसके बाद व्याकरण का निर्माण हुआ। अगर इस पर देखा जाए तो पहले किसका निर्माण हुआ, गुरु का निर्माण हुआ या शिष्य का निर्माण हुआ, आप ही बताइए। तो यहाँ सबसे पहले शिष्य का निर्माण होगा ना, स्टूडेंट का निर्माण होगा, तब तो टीचर का निर्माण होगा। जब स्टूडेंट रहबे न करेगा तो टीचर कहाँ क्या करेगा रहकर, टीचर का क्या काम जब स्टूडेंट है ही नहीं। तो उसी प्रकार अगर भाषा ही न रहेगा तो व्याकरण का क्या काम, व्याकरण का यहाँ पर क्या काम है जब भाषा ही नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले भाषा का निर्माण हुआ, उसी प्रकार सबसे पहले छात्र का निर्माण होता है, तब ही टीचर का निर्माण होता है। उसी प्रकार यहाँ सबसे पहले भाषा का निर्माण हुआ, उसके बाद ही व्याकरण का निर्माण हुआ। ठीक ना। तो यही बात है कि सबसे पहले भाषा का निर्माण हुआ और उसके बाद किसका निर्माण हुआ, व्याकरण का निर्माण हुआ। तो अब देखते हैं कि भाषा को कसौटी पर व्याकरण कसता है। अगर कहा जाए कि भाषा को कसौटी पर कौन कसता है, तो यहाँ सही उत्तर होगा व्याकरण। भाषा को कसौटी पर व्याकरण कसता है, उसके अंग प्रत्यंग का जांच व्याकरण ही करता है कि भाषा को कसौटी पर व्याकरण कसता है। भाषा और व्याकरण में अन्योनाश्रय संबंध है। अगर कोई पूछ ले कि भाषा और व्याकरण में कैसा संबंध है, तो भाषा और व्याकरण में अन्योनाश्रय संबंध है। जिस प्रकार गुरु और शिष्य में अन्योनाश्रय संबंध होता है, उसी प्रकार भाषा और व्याकरण में अन्योनाश्रय संबंध होता है। ठीक ना। अब बात करते हैं व्याकरण कि भाई व्याकरण आखिर क्या है। तो देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से सुशुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना तथा समझना जानते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण क्या करता है, भाषा का एक शुद्ध रूप दे दिया, और इसी शुद्ध रूप को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। तो किसके कारण, ये व्याकरण के ही तो कारण हमने किया ना। शुद्ध शुद्ध पढ़ा, शुद्ध शुद्ध लिखा, शुद्ध शुद्ध समझा, और ये सब हमने कैसे जाना, तो व्याकरण के द्वारा जाना। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना जानते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब देखते हैं व्याकरण के अंग, व्याकरण के क्या अंग है, व्याकरण के कितने अंग है, ये सब देखते हैं। तो आगे चलते हैं। तो व्याकरण के अंक, भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है। ये बात तो सही है कि भाषा का सबसे छोटी इकाई वाक्य है, किंतु अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। ठीक ना। कैसे, क्योंकि वर्ण से क्या बनता है, अगर हम क है, म है, ल है, क वर्ण है, म भी वर्ण है और ल भी वर्ण है, तो वर्णों से शब्द का निर्माण होता है। जैसे क, म, ल, इन तीनों को अगर मिला देंगे तो शब्द का निर्माण हुआ, और शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्यों से ही भाषा बनती है। इस प्रकार
वर्ण, शब्द, पद, वाक्य भाषा के विभिन्न घटक हैं जिनका अध्ययन व्याकरण के अंतर्गत किया जाता है। ठीक ना। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना हमेशा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या हम उसे अक्षर कहें, ये सबसे छोटी इकाई है। लेकिन ऐसे में पूछे तो उसका सबसे छोटा इकाई वाक्य होता है। कैसे, हम बता भी दिए कि वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से भाषा बनता है। ठीक ना। अब बात करते हैं कि व्याकरण के मूलतः कितने अंग हैं। तो आइए देखते हैं व्याकरण के मूलतः कितने अंग हैं। तो व्याकरण के मूलतः 5 अंग हैं। ठीक ना। कौन कौन भाई? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है। कैसे? पहला नंबर याद रखिए, वर्ण विचार। अब समझिए कि वर्णों को मिलाने से शब्द का निर्माण होता है, इसलिए शब्द विचार। शब्दों को मिलाने से वाक्य का निर्माण होता है, इसलिए वाक्य विचार। और यहाँ याद रखिएगा छंद विचार और चिन्ह विचार, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को याद रखिएगा और वो 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कभी कहीं दिया रहता है कि व्याकरण के मूलतः 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, यही 3 दिया रहता है। लेकिन अगर परीक्षा में पूछे कि व्याकरण के मूलतः कितने अंग है, तो इसका सही उत्तर 5 ही होगा। 5 ही, मूलतः 5 ही अंग है उसके व्याकरण के। ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए होंगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि अगर ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों, हम चलते हैं।